आज की कहानी है, क्या यही प्यार है? इस धुंध में बाहर निकलना भी मुसीबत है। कपड़े, बाल सब सीलन से भरकर चिपकने से लगते हैं। और बलराम मियाँ, कहीं वह भी तो। मैंने चुटकी ली। सुधा ने मुझे मुक्का दिखा दिया। मैंने ऐसा क्या कहा? अपने स्वीट हार्ट के साथ खुद ही घूम फिर आई। हमसे मिलवाया भी नहीं। मैंने रूठने का अभिनय करते हुए मुंह फुला लिया। अच्छा बाबा, नाराज क्यों होती है? कल तुम सब की पार्टी पक्की रही। सुधा मेरे कमरे में मेरे साथ ही रहती थी। यूं वह मुझसे 7-8 साल बड़ी थी। वह बड़ी कक्षा की अध्यापिका थी। फिर भी हम दोनों में गहरी छनती थी। हम रात के 11-12 बजे तक बतियाते रहते। गरीब घर की लड़की छात्रवृत्ति के बल पर ही पढ़ती रही थी। घर में एक छोटा भाई और माँ थी। हर महीने माँ व भाई के लिए खर्चा भेजती थी। भाई इसी साल इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिल हुआ था। और भी एक व्यक्ति था सुधा के जीवन में, फ्लाइट लेफ्टिनेंट बलराज, जो कभी कभी हवाई जहाज लेकर स्कूल के ऊपर भी आता था। चर्च की मीनारों के एन ऊपर आकर वह हवाई जहाज को नीचे ले आता तो सुधा का चेहरा जर्द पड़ जाता था। पर कुशल उड़ाक शोर मचाता घाटी को गुंजाता हुआ पल भर में नीले काले पहाड़ों की सीमा लांघ जाता। वह कभी कभार सुधा से मिलने भी आता। लंबा, बांका, आंखें हरदम जीने की उमंग से चमकती मचलती। सुधा और वह बचपन से ही एक साथ खेल कूद कर बड़े हुए थे। एक साथ गरीबी के अंधड़ों से गुजरे थे। फिर बलराज अनाथ हो गया। एक सांप्रदायिक दंगे में उसके माँ बाप मारे गए। तभी करीब की हवेली के सेठ जी ने उसकी पढ़ाई लिखाई का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया था। पढ़ाई समाप्त कर बलराज वायुसेना में चला गया था। जीवन के दुख भरे रास्तों को दोनों ने एक दूसरे की आंखों के प्रेम भरे आश्वासनों को भांपते हुए पार किया था। अब मंजिल करीब थी। सुधा के भाई के इंजीनियर बनते ही दोनों की शादी की बात पक्की थी। इस बीच मेरी सगाई भी हो गई। नवंबर में स्कूल बंद हुए तो सुधा से मैंने शादी में आने का वादा ले लिया। उसने भी अपनी बात रखी। शादी से एक सप्ताह पहले ही वह आ पहुंची। फिर नैनीताल से दिल्ली की दूरी ही कितनी थी। माँ सुधा के सिर पर शॉपिंग, कपड़े, गोटे तिल्ले का भार डालकर निश्चिंत हो गईं। रिश्तेदार औरतों को इस काम में लगाती तो 100 मीन मेक निकलते और 50 सलाह देने वाले जुट जाते। डोली चलते समय मुझे लगा जैसे सगी बहन का साथ छूट रहा हो, पर फिर भी मालूम था कि स्नेह का बंधन अटूट है। शादी के बाद भी सुधा के पत्र आते रहे। 1-1.5 साल बीत चला था, पर उसकी शादी का कार्ड नहीं आया जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी। इधर मेरे अपने घर में अनेक झमेले थे। संयुक्त परिवार, देवर, नंदों का भार सिर पर। मैं 3 भाइयों की लाडली बहन, गुस्सा नाक पर बैठा रहता। मुझ में कहाँ ताब कि एक तो दैनिक दिनचर्या के एक रस काम निपटाऊं, साथ ही साथ सबकी धौंस सहूं और फिर अपने पति की जल्लाहट भी झेलूं। अब अगर दफ्तर जाते समय कमीज का बटन टूटा है तो साहबजादे मुझ पर चिल्लाने की बजाय स्वयं भी तो लगा सकते हैं। पर नहीं, मैं रसोई में भी जूझूं, यह सब नखरे भी सहूं। अब सास तो सिर पर है नहीं कि घर की देखभाल करे। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता और बात का बतंगड़ बन जाता। मैं रूठ कर मायके आ जाती। उस भरे पूरे परिवार में मान मनोवल का अवसर भी कहाँ मिलता। एक बार इसी तरह रूठ कर गर्मियों में मैं दिल्ली आई हुई थी। मन में क्या आया कि गर्मियां बिताने भैया और भाई माया भाभी के साथ नैनीताल आ गई। मन में सुधा से मिलने की दबी इच्छा भी थी और विवेक को थोड़ी और उपेक्षा दिखाकर तड़पाने की आकांक्षा भी। पता नहीं सुधा वहाँ है या नहीं। वैसे शादी तो अब तक हुई नहीं होगी, वरना मुझे कार्ड तो अवश्य आता। सुधा वहीं थी, उसी हॉस्टल में। हम दोनों टूट कर गले मिली। पिछली स्मृतियों के पिटारे खुल गए। मैंने तो साफ पूछ लिया, बलराज की क्या खबर है? अभी तक हवा में ही कुलांचे भर रहे हैं क्या? बस इस साल के अंत तक ही। सुधा का सिंदूरी रंग लज्जा से लाल पड़ गया। वह मेरा हालचाल पूछने लगी। विवेक का नाम आते ही मेरा मुंह कसैला हो गया। मैं वह चिक चिक भरा जहन्नुम छोड़ आई हूँ, अब वापस जाने वाली नहीं। क्या पागलों जैसी बातें कर रही है? सुधा ने मुझे लगभग झिंझोड़ सा दिया। मेरे असंतुष्ट मन से भर भरा कर अपना गुबार निकाला और वह बड़ी बूढ़ी की तरह मुझे नसीहतें देती रही। तुम स्वयं को उनके घर की बांदी का दर्जा दे रही हो, पर वह बेचारा भी तो तुम्हारे प्यार का गुलाम है।
गृहस्थी की गाड़ी इसी आधार पर तो चलती है, सुधा ने मुझे समझाना चाहा, पर मैं इस विषय में कोई बात नहीं करना चाहती थी। 2 महीने बीत चले थे। मेरा मन धीरे धीरे उदास हो उठा। भैया की नई नई शादी हुई थी। वह और भाभी बाहर घूमने जाते तो कोई ना कोई बहाना बनाकर मैं पीछे रह जाती। वे भी मुझसे साथ चलने का आग्रह ना करते थे। आखिर मैं कब से मायके में आई हुई थी, अब मेहमान तो थी नहीं। कई बार मन में आया कि स्कूल जाकर प्रिंसिपल से नौकरी के लिए कहूं, पर अभी तो स्टाफ पूरा था। इसी संस्था में गृह विज्ञान की कक्षा में हमें आदर्श निपुण गृहिणी बनने की शिक्षा दी गई थी। वही ब्रिटिश नन अब नीली आंखों की तीखी दृष्टि से ताककर घर बार छोड़ नौकरी ढूंढने पर मुझसे जवाब तलब करेगी। व्यावहारिक जीवन की पहली ही परीक्षा में फेल हो जाने की सच्चाई स्वीकार कर सकूं, इतना साहस मुझ में नहीं था। नैनीताल के एक सिनेमा घर में गॉन विद द विंड फिल्म लगी हुई थी तो वर्षों पुरानी पर सदाबहार। मैं पुलक उठी। कॉलेज के दिनों में एक बार देखी थी, फिर देखने का मन हो आया, पर दोपहर को भैया आए तो 2 ही टिकट लेकर। तुमने तो देख रखी है ना यह फिल्म? मैंने सोचा माया को दिखा दूं, और वे दोनों चले गए। मैं कॉटेज में अकेली रह गई, अपनी उदासी से घिरी। रसोइया पूछ रहा था, बीबी जी रात के खाने में क्या बनेगा? मेरा सिर। मैं झल्ला उठी। सर्दी के बावजूद बाहर लोहे की ठंडी रेलिंग से टिकी जाने कब तक खड़ी रही। दिन भर का जलता सूरज क्षितिज पर बची कुची आग बिखराकर अंधेरे की चादर ओढ़ पहाड़ियों की ओट में उतर गया था। तभी काले भालू सा दिखता, गंदे बोरों व रस्सियों में लिपटा गंधाता पहाड़ी कुली परिचित सा नीला सूटकेस उठाए आता दिखाई दिया। मैं सोचने लगी, यह कौन पगडंडी के पेड़ों के पीछे छिपता दिखता ढलान उतर रहा है? शायद भैया का कोई दोस्त एक आध सप्ताह काटने आया हो। आगंतुक के अंतिम मोड़ पार कर पलटते ही मैं सुखद आश्चर्य से भर उठी। यह तो विवेक था। ना कोई चिट्ठी ना तार, अचानक कैसे? पल भर को मैं अपना सारा गुस्सा भूलकर हुलस उठी। अगले ही पल उसकी बाहों में लिपटी मैं पूछ रही थी। अब याद आई हमारी। फिर हमें कुली का ध्यान आया। अफसर भाप उसने भी तगड़ी मजदूरी मांगी और चलता बना। विवेक जम्हाई लेते हुए बोला, चलो कुछ चाय वाय पिलवाओ। डीलक्स बस में भी चूल्हे हिल गई हड्डियों की। मैं हैरान भी थी और खुश भी। कुछ अभिमान भी हो आया। मैंने तो एक चिट्ठी भी नहीं लिखी। आए ना दौड़े स्वयं मनाने। भला मेरे बगैर रह सकते हैं कभी? विवेक कह रहा था, सच मानो तुम्हारे बिना बहुत उदास रहा। घर में सब तुम्हें याद करते हैं। छोड़ो, तुम्हें कहाँ मेरी परवाह। अब बड़े देवदास बनकर दिखा रहे हो। मैं तिनकी। तुम भी तो पारोसी उदासी की प्रतिमूर्ति बनी हुई थी। पर तुम्हें मेरा ध्यान आया कैसे, अभिमानी वीर पुरुष? मैंने छेड़ा, वह जो तुम्हारी पुरानी सहेली है ना सुधा, जिसने शादी में कलीचड़ी के लिए मेरी फजीहत की थी, उसी ने चिट्ठी लिखकर मुझे यहाँ आने की कसम दी थी। और मैं भी तो आने का बहाना ढूंढ रहा था। विवेक ने स्वीकार किया। मुझे सुधा की इस कार्य से प्रसन्नता ही हुई। शायद वह ये समझ गई थी कि अपने अपने आत्मसम्मान व अहम की रक्षा करते हुए हम अपनी कच्ची गृहस्थी ही छितरा रहे थे। पर हमारे मान अभिमान के बीच रेशम की डोर का फासला था। एक के जरा आगे बढ़ते ही दूसरा स्वयं दौड़ आया था। अगले सप्ताह विवेक के साथ में वापस आ गई। सुधा ने जिन नसीहतों का पाठ पढ़ाकर मुझे भेजा था, उन्हीं के बल पर मैं अपने घोंसले के तिनके संभाले रही। 2 साल बीतने को आए, पर सुधा की शादी के विषय में कुछ निर्णय न हो पाया था। इस बार सर्दियों में मैंने उसे जिद करके अपने पास बुला लिया। उसमें न पहले सी रंगत रही थी, न कुंवारे सपनों की महक। मैंने बलराज के विषय में पूछा तो वह दुख के गहरे भंवर में डूब सी गई। हिचकियों के बीच उसने जो कहानी सुनाई, उससे यही निष्कर्ष निकला कि जिन सेठ जी ने बलराज को पाला था, उनकी अचानक मृत्यु हो गई थी। अपनी इकलौती कुरूप बेटी के गम में सेठ जी के प्राण गले में आ अटके। कातर होकर उन्होंने बलराज से ही भिक्षा मांगी कि वह उनके बाद उनकी बेटी और फैक्ट्री को संभाले। मौत के मुंह में जाते व्यक्ति का आग्रह ठुकरा सके, इतना पत्थर दिल बलराज नहीं था। वह साहब तो शहीद होकर फैक्ट्री के मालिक बन बैठे। घर घर में उनकी नजफगढ़ रोड वाली फैक्ट्री की बनी ट्यूबें व बल्ब जलते हैं। पर तुझे क्या मिला? वर्षों का प्यार क्या एक हल्के झोंके से ही उड़ गया?
अच्छा तगड़ा दहेज देकर क्या बलराज सेठ जी की बेटी की शादी नहीं करवा सकता था कहीं? मैं गुस्से से उफन पड़ी। वह मेरे पास आया था इस विषय में बात करने। कर्तव्य व प्रेम के दो पार्टों में पिसता वह चूर चूर हो रहा था। मैंने ही उसे मुक्त कर दिया। आखिर अपने उपकारक मरणासन व्यक्ति को दिए वचन का भी तो कुछ मूल्य होता है। सुधा ने बलराज का ही पक्ष लिया। हाँ हाँ, एक वही तो रह गए थे सूली पर चढ़ने को, मैंने तीखे स्वर में कहा। जब मैं कुछ नहीं बोल रही तो तू क्यों इतना उबल रही है? सुधा मुझ पर ही झल्ला पड़ी। तो फिर आंखों में नमी क्यों भर आ रही है बार बार? मैंने उसकी आंखें पोंछ दी। सुधा के जीवन में अब बलराज वाला अध्याय समाप्त हो चुका था। मैंने और विवेक ने कितनी कोशिश की उसकी शादी के लिए, पर उसने तो शादी ना करने की कसम खा ली थी। जिस प्रेम की जड़ें बचपन तक फैली हुई थी उसे उखाड़ फेंकना शायद उसके वश में नहीं था। फिर उसकी माँ की मृत्यु हो गई। इंजीनियर भाई को घर जमाता बनाकर धनी ससुर अमेरिका ले गया। वह नितांत अकेली रह गई। बालों में सफ़ेदी झांकने लगी थी, पर हमने अब भी कोशिश नहीं छोड़ी। हमारे सिवा उसका था ही कौन? अब उसकी सर्दियों की 3 महीने की छुट्टियां मेरे बच्चों के साथ खेलते बीतती, या वह लड़कियों का दल लेकर उन्हें कहीं घुमाने ले जाती। एक बार तो वह सिंगापुर तक हो आई थी और अपनी 1 महीने की तनख्वाह हमारे लिए महंगे उपहार खरीदने में फूंक आई थी। इस वर्ष दिलीप बदली होकर विवेक के दफ्तर में आया। मुझे लगा शायद उसे सुधा के लिए ही भेजा गया है। साधारण घर का, अच्छी नौकरी पर लगा बेटा। सारी जवानी छोटे भाई बहनों को पढ़ाते लिखाते ठिकाने लगाते बीत गई। अब अपने लिए अधिक आयु की सुलझे विचारों वाली पत्नी चाहता था। मैंने उसे सुधा की फोटो दिखाई। नापसंद करने का सवाल ही कहाँ था। हम चाहते थे कि दोनों एक दूसरे को मिलकर देख परख लें। इसीलिए मैंने सुधा को चिट्ठी लिख दी और विवेक को छुट्टी मिलते ही हम लोग कार लेकर नैनीताल के लिए निकल पड़े, यह निश्चय करके कि इस बार जैसे भी हो सुधा को मनाना ही है। पर उसके होटल के कॉटेज में एक और आश्चर्य हमारी प्रतीक्षा कर रहा था। लॉन में सुधा एक 15-16 साल के लड़के के साथ बैठी थी। बिना परिचय कराए ही मैं समझ गई कि वह बलराज का बेटा है, एकदम कार्बन कॉपी। ऐसे में उससे दिलीप का परिचय कराना व्यर्थ था। दूसरे दिन मैंने उसे पकड़ा। ये क्या तमाशा लगा रखा है? पंछी भी शाम ढले घर को लौटते हैं। तुम क्या जीवन भर इस हॉस्टल में काट दोगी? मैं उस पर बरस ही तो पड़ी। अब मैं अकेली कहाँ हूँ? रवि जो है मेरे पास। वह मुस्कुराकर बोली, पागल हुई हो? पराए बेटे को अपना कह रही हो? अब वह मेरा ही बेटा है। सुधा गंभीर हो उठी। उसने मुझे बताया कि बलराज से फैक्ट्री तो चली नहीं, घाटे में चलाते चलाते कर्ज चुकाने में बिक गई। शराब पीकर पति पत्नी में झगड़ा होता। पत्नी सुधा का नाम लेकर बलराज को कोसती। इसी चिल्लापों में रवि सुधा के विषय में जान गया। एक रेल दुर्घटना में बलराज की मृत्यु हो गई। पत्नी पागल खाने में भर्ती कर दी गई क्योंकि उसे दौरे पड़ने लगे थे। अनाथ बच्चे की जिम्मेदारी कौन ले? रिश्तेदार भी पल्ला झाड़ गए। अब रवि अंतिम सहारा समझ उसी के पास आया था। मैं अवाक बैठी थी। सुधा गर्व से बता रही थी, सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा दी है रवि ने, मेडिकल में जाने का विचार है, और उसकी पढ़ाई का खर्चा तुम दोगी? मैंने चिढ़कर पूछा। अब कौन बैठा है उसका सरपरस्त? सुधा बोली, ओफो, तुम कभी समझोगी भी? तुमने भाई को पढ़ाया लिखाया, लेकिन कभी उसने इस ओर झांका भी कि तुम जिंदा हो या मर गई? मैं बड़बड़ाती हुई उसे कोसती रही। दिलीप बाबू से मेरी ओर से माफ़ी मांग लेना, मैं मजबूर हूँ, वह इतना ही बोली। मैं पैर पटकती वापस आ गई। वापसी पर भी मेरा मूड उखड़ा रहा। विवेक कार चला रहा था, सो तीखी ढलान के मोड़ों पर दृष्टि गड़ाए बैठा था। मैं भुनभुनाती दिलीप को सुना रही थी, कुछ कमबख्त होते ही हैं अपना शोषण करवाने को। चाहे सारी दुनिया उन्हें रौंद कर आगे बढ़ जाए, उनके कानों पर जूं नहीं रेंगेगी। दिलीप ने मेरे गुस्से पर पानी डाला। छोड़िए भाभी जी, हम आप जैसे दुनिया के पचड़ों में फंसे सांसारिक जीव इसे नहीं समझ पाएंगे। पर शायद यही प्यार है जो अच्छे भले को अंधा कर दे। उस प्यार का क्या लाभ? मैं बड़बड़ाई। देखूं, शायद इसे कभी जीत पाऊं। गहरी सांस लेकर दिलीप ने कहा, और मैं अपना गुस्सा भूल आश्चर्य से उसे देखने लगी। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।